आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में चलने वाला वक्फ बोर्ड लुंज पुंज होने के बावजूद धन वसूली कर रहा है। हैरत की बात यह है कि कुछ ऐसे वकील भी इसका शिकार हो रहे हैं जो अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त बताते हैं। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिससे वक्फ बोर्ड के डकैतों की कलई खुल गई है और उनके चेहरे से नकाब हट गई है। ये मामला फैज़ाबाद का है। ऐसा देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के दलाल अभी भी सक्रिय हैं और बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी उनके ज़रिए वसूली करवा रहे हैं। हम इसका पूरा खुलासा करेंगे और उनकी बातचीत सुनवाने की कोशिश करेंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड के सरपरस्त माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद इसके विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनके दामाद अली जैदी बच जाएं और उन पर आरोप ना लगें। मौलाना जवाद को लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार तो भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई देते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सज्जन ही नहीं बल्कि ईमानदार हैं। लेकिन मौलाना जवाद को उनका दामाद बेईमान नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो सर से पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम पूरी दास्तान सुनवाएंगे जिनके साथ घटना पेश आई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस समय फैज़ाबाद के वक्फ को लेकर दलाली का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि फैज़ाबाद में छोटे बड़े तकरीबन 500 वक्फ हैं। मुतवल्ली ज़्यादातर वक्फ में मनमानी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने जिन बड़े वक्फ में दखल दिया है वहाँ से वसूली की जा रही है। वसूली के काम में दलाल लगे हुए हैं। इन दलालों में कभी पैकर नज़र आते हैं तो कभी वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने और 420 करने वाला रिजवान मुस्तफ़ा। पिछले दिनों वक्फ मस्जिद खजूरवाली का मामला सामने आया था और बताया गया था कि चेयरमैन अली जैदी ने इसकी दुकानों को लेकर बरती गई अनियमितता के लिए डीएम से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लेकिन बताया जाता है कि पैकर ने धन वसूली कर ली। अब कोई मामला नहीं है। अब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब कितना ही गैर कानूनी काम अंजाम दिया जाए, चेयरमैन के लिए वो गैर कानूनी नहीं है। जी हाँ, फैज़ाबाद के वक्फ में वक्फ मस्जिद गुसलखाना भी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है I-840। 14 अप्रैल 2012 में इसका मुतवल्ली मोहम्मद ताहा आबदी को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने वक्फ के हित में कोई काम नहीं किया। वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़े करवाने का उन पर आरोप है। उनकी नाकामियों को बताते हुए फैज़ाबाद के जैगम रज़ा उर्फ शानदार एडवोकेट ने बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर वहां मुतवल्ली या प्रशासक नियुक्त करने का आग्रह किया। 3 महीने बाद चेयरमैन ने उस वक्फ का प्रशासक शानदार एडवोकेट को बना दिया। हालांकि शानदार एडवोकेट अपने को वक्फ कानूनों का अच्छा जानकार बताते हैं और समय समय पर वे चेयरमैन को उल्टी सीधी राय देते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वे चेयरमैन के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। इस समय उनकी हालत पिंजड़े में कैद तोते की मानिंद है, जो फड़फड़ाता और चीखता है पर उसे कोई लाभ नहीं मिलता। शानदार एडवोकेट
कहने के लिए वफ गुसलखाना के प्रशासक तो बन गए हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हाथ बांध दिए गए हैं। इसकी दो वजहें हैं। एक तो चेयरमैन अली जैदी ने उनसे साफ साफ कह दिया है कि वे ना तो किराएदारी करें और ना ही कोई दूसरा काम। इसके अलावा उनके सर पर पैकर जैसे दलालों को मुसल्लत कर दिया गया जो पैसे की मांग कर रहे हैं। वकील साहब अपने को बहुत सख्त और ईमानदार बताते हैं। पता नहीं उनकी ईमानदारी चलेगी या उनकी ईमानदारी का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े ईमानदारों को वक्फ बोर्ड के करीब होते ही बदलते देखा है। एक ज़माने में इलाहाबाद के शौकत भारती वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बोला करते थे, लेकिन जैसे ही उनके आदमियों को सेट कर दिया गया वे खामोश हो गए हैं। आज उन्हें वक्फ बोर्ड में फैला भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, जबकि अमेठी की मुजफ्फर हुसैन करबला को बेच दिया गया है। वक्फ बोर्ड और मौलाना कल्बे जवाद सही कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे इसके वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। ये करबला तभी बच सकती है जब इसको बचाने के लिए कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएं। शानदार एडवोकेट उन लोगों में से हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वे दावा तो यहाँ तक करते हैं कि उनके हालात ठीक हो जाएं तो वे अली जैदी के वक्फ बोर्ड को भंग करवाने की क्षमता रखते हैं। फिलहाल वे इसी भ्रष्ट बोर्ड और उसके भ्रष्ट चेयरमैन अली जैदी से अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। चेयरमैन चाहते हैं कि शानदार एडवोकेट फैज़ाबाद के बड़े वक्फ में दखल दें और उसकी बाधाएं दूर करें ताकि उसे ठिकाने लगाया जा सके। शानदार एडवोकेट ने मोती महल, बहू बेगम वगैरह वक्फ के लिए कुछ काम भी किया है, लेकिन जब से उनके साथ इस तरह की घटना हुई है और डकैतों ने उनसे पैसे की मांग की है, उनका वक्फ बोर्ड और उसके चेयरमैन अली जैदी के प्रति मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूरी दास्तान को किस तरह बयान किया, सुने उनकी ज़बानी। हमारे यहाँ एक वो जो गुस्साने वाली बात चल रही थी, तो मैंने इनसे बहुत बार शिकायत की। 8 जब से आए हैं, है ना, 2 साल 2.5 साल हो गए। इससे कहा था, वसीम से कहा, है ना जी, लेकिन सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी में क्यों पड़ता है। जो आता है वो पैसा कमाने आता है। सही बात है। तो 2000 में इनको बना दिया गया था। तो जब दिया है तो उन्होंने एक दूसरा चला रहा था, उस पर कब्जा किया और वो सामने की 4 दुकानें हैं सड़क पे, मेन चौक की बात हो रही है ना, वो सब को लेके बेच दिया। अंदर जो मस्जिद के साइड में थी वहाँ 6-7, कल मैंने देखा 6-7 दुकानें बनाई हुई हैं। तो जो हौस था जिससे मुर्दे न लाए जाते थे, उसको खाली करा दिया है और ये उसको कमरा बना जा रहे थे। कौन? शाह साहब मुतोली से। अच्छा। और मुतोली जो है बाराबंकी में पहले चपरासी थे, अब क्लर्क हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब मसला था और उसके पीछे एक बड़ा बहुत जमीन थी, उसको अपने नाम किराएदारी करके बेच दिया था। जी। तो मैं इनसे जब से जैदी है इनसे मैं बारहा कह रहा था कि इसको किसी और को बना दो, इसको चाव बना दो। अच्छा, चूंकि ये सब बेच चुके थे तो अब कोई वहाँ आने को तैयारी नहीं था। कुछ था ही नहीं वो। उसके बाद 2-3-4 साल से वहाँ पे मुर्दे दफन होना भी बंद हो गए थे। अच्छा। अब यहाँ राठौली के कब्रिस्तान में राठौली वालों ने एक पक्की कब्र बनी हुई थी, उसको घेर के उसको गुस्लखाना बना दिया।
अच्छा। उस पर मौलाना तकियादर ने कहा था कि कब्रों पर मुर्दे नहलाए नहीं जा सकते, ये गलत बना है। मजलिस में उन्होंने ऐलान किया था। सही सही। लेकिन रायठौली वालों ने उनकी सुनी नहीं, तो उस पर मुर्दे बाकायदे नहलाए जाते हैं। तो फिर मैंने चाहा कि यही उसको फिर जिंदा किया जाए, और एक अच्छी जगह है शहर के बीच में है। ये मुझे इधर उधर बहुत चलते रहे। पहले मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मैं आप ही को बना दूं, मैं कहीं किसी और को बना दूं, है ना। तो फिर बाकी उसके बाद जब मैंने उस पर ज्यादा दबाव डाला तो इन्होंने मुझे बना दिया, उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। फिर भी मैं नहीं ले रहा था सर। अब जब बना दिया और वो लेटर मेरे पास आ गया तो जाहिर है कि हमारे भी पीछे बहुत लोग रहते हैं। सही। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमसे डरते तो होते हैं कि कब कहाँ उलट दें, क्योंकि मुझे किसी कोई न डर है ना मुझे लालच। सही। तो जब ये हुआ तो खलबली मच गई शहर में, है ना। उसके बाद मैंने वो ले जाके यहाँ के एक है मौलाना जो नमाज पढ़ाते हैं, हमसे बहुत दिन से कह भी रहे थे, तो 2-3 मौलानाओं को लेके मैं गया वहाँ जी। तब उसका मुआयना किया तो एक मौलाना से मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूँ, यहाँ से ईदगाह से कम से कम मगरिब की नमाज को बाजमा शुरू कर दो। सही। और उसको ये सफाई है, ये होना वो बता दिया था। इसके बाद क्या हुआ सुने, बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि डकैतों और वक्फ बोर्ड के दलालों की कहानी शुरू हुई, जिसके लिए वक्फ बोर्ड बदनाम है। यानी घूस के रूप में मांगा गया 1 लाख रुपया। सुने। घर में आया तो एक साहब मेरे पास आए जी, मुझे झावटा बांधे हुए, एक उनके साथ थे मोटरसाइकिल पे। तो मैं बैठा था, कमरा खुला हुआ, फिर वो आप हो गए माशाल्लाह, वो तवल्ली ये फला ढमक है, वो मुझे 1 लाख रुपया मांगा गया है, पैकर ने मांगा है। क्या 1 लाख? हाँ। किसने मांगा? तो मैं पैकर ने। अच्छा। तो मैंने कहा यार पैकर तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये पड़ोस का लड़का है, उसको तुम्हें भेजने की जरूरत पड़ गई थी। तो मैंने थोड़ा जब कर्जा किया तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, आप जानिए, हम जा कह दे रहे हैं। ये चले गए, है ना। उसके बाद 2 घंटे बाद मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप आया जी, चेयरमैन का, कि अभी आप वहाँ कुछ न कीजिएगा, तो खाने में अभी कुछ न कीजिएगा, ना कोई किराएदारी सूझिए, ना कोई रसीद काटिए, और जो है अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, हम उसको गजट कराने जा रहे हैं। अच्छा। वो जो प्रशासन जो है वो गजट के बाद बनता है। तो मैंने कहा करबला अब्बास बाग में जो प्रशासक था कोई गजट नहीं हुआ। सही। 2 बार कल जवाब साहब आए, कोई गजट नहीं हुआ। और अगर गजट रखा जाता है तो उसमें एक कॉलम होता है कि आपकी नियुक्ति गजट के बाद होगी। सही। डेट ऑफ गजट से होगी। तो मैंने उनको लिख के बाकायदे भेज दिया। सही। तो वो अच्छा, वो लड़के आज इनको आना था, मतलब कल से उनको काम करना था जी। तो अब ऐसी स्थिति में अब भाई चेयरमैन तो यह ही है, हाँ, नो डाउट, हम कुछ शुरू करें और ये वहां से रिपेल कर दें तो बेइज्जती मेरी भी होगी। बिल्कुल सही है ना। तो अभी मैं उनको फिलहाल रोके दे रहा हूँ, कोई किसी बहाने से, है ना, किसी बहाने से करके रोके दे रहा हूँ, क्योंकि कल इन लोगों ने परसों देखा मेरे साथ कि मोहल्ले के तमाम मौलाना लड़के जो दबंग हैं वो सब मेरे साथ थे। सही।
तो वहाँ एक बार ये लोग फिर हिल गए। इन लोगों ने ये समझ लिया था कि शानदार सब छोड़ छाड़ दिया है, अब इनके साथ कौन आएगा। सही सर। हाँ इनके जहन में था अब बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ आएंगे नहीं। हाँ तो अभी तक ये मसला है। फिर मैंने सज्जाद से पूछा कि जो बार बार कहने के बाद मुझे दिया है और मेरे साथ ये हुआ और ये इसकी डिमांड की गई है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर मैंने उनको मिलाया हसन रजा को। हाँ उन्होंने फोन नहीं उठाया। अच्छा। क्योंकि ये मुखबिरी आपकी वही हसन रजा ही करते हैं आमतौर से। तो मैंने सोचा शायद ये इनमें कुछ ज़र्फ बाकी होगा, है ना। लेकिन बहरहाल अभी तक इतनी स्थिति है। तो अब मेरा टकराव तो इनसे होएगा ही, मुझे लग रहा है ना। हाँ मुझे मेरा नाम लेते तो मुझे कोई परवाह भी नहीं, मुझे क्या मतलब है भाई। मैं इसी गुसल खाने के मुकदमे 4 कर रहा हूँ। सही बात है। हाँ फैजाबाद जाता हूँ, करता हूँ, कभी कभी इन्होंने पैसे भी दिए जब मैं ज्यादा बिगड़ गया। हाँ तो अच्छा वो मुकदमा खत्म होने जा रहा था जी। आर्डर था, मैंने उसको रोक लिया और जो पॉइंट्स रेज किए तो इन लोगों ने 4 बार तो से अमेंडमेंट कर चुके हैं। अच्छा। अभी 3 तारीख को लगा था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आते हैं महबूब साहब। हाँ तो मेरे पास आए, मैं बैठा था, ऐसा है कि आज आप डेट लीजिए और फिर कर लेंगे, अभी मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ। तो मैं बहुत दूर से आता हूँ, मालूम है, कहना मुझे मालूम है, आज ले लीजिए। तो मैं मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने पेशकार से बात की, वो पहले की होगी, तो मेरी तरफ इशारा किया इनसे बात कर लीजिए। तो उसको कहलवा दिया था कि 2 मई डेट दे दो जी। तो पेशकार ने मुझे इशारे से कहा 2 मई दे दूं। अब वकील थे, पर्सनल ग्राउंड था, दे दूं। तो ये सब कहानियां हैं। तो यही जो ये बताया मैंने एपिसोड, यही कहानी लगभग बच्चों स्कूल के साथ है, यही कहानी मोती मस्जिद के साथ है जिसमें जस्टिस मुर्जा हुसैन साहब रहते हैं, यही कहानी गुलाबबाड़ी में चल रही है ना। टोटल छोटी छोटी बातों को पकड़ के ये लोग हर जगह कैश कर रहे हैं। अभी मैंने गुलाबबाड़ी का एक जो है आई हॉस्पिटल बताया होगा आपको, बताया था। उसका विकेट करा के नोटिस जारी करके कब्जे में लेने की बात चल रही थी, कलेक्टर से बात हो गई थी मेरी। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज की बात में, तो जब मैंने सब ओपन कर दिया तो सभी लोग फिर एक बार हिल गए, इशारा फिर खड़ा हो गया। अपने साथ हुए कुकर्म के बाद शानदार एडवोकेट ने क्या करने का मन बनाया है, सुने। हम लोग नहीं अब हमें इनको हटाना है, समझे। जो मैंने आपसे एक बार पहले बताया था 96-97 वाला, एक मैंने फैजी की तरफ से नोटिस भिजवाई थी। तो वो भी ज्यादा वो नहीं कर पाए। मैं ये कह के आना चाहता हूँ, ट्रिब्यूनल में जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं, अभी ये नहीं तय कर पाया कि देयर इज नो बोर्ड। गवर्नमेंट को इसको हैक कर लेना चाहिए, वो ले लेना चाहिए, अपना प्रशासक भी जाना चाहिए कि वो बोर्ड जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो खत्म हो चुका है। सही। इतने दिनों से कोई आया नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई और इन्होंने सो मोटिव अपॉइंटमेंट शुरू कर दिए हैं, जबकि इनको केवल मीटिंग का राइट है, जो अपॉइंटमेंट का राइट है वो CEO को होता है। अभी आप कह रहे थे कानून में बड़ी गुंजाइश होती है, कल ही तो बात हो रही थी हमारी आपसे। कल ही तो बात हो रही थी जब आप कह रहे थे कानून में बहुत गुंजाइश होती है, सब कुछ कर सकता है। अब आप कह रहे हो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हमने उसी गुंजाइश को तो बताया है कि हम कानून को जैसे जाए इंटरप्रेट कर दें। नहीं, आप कर सकते हो ना, आपने उसके लिए कहा था ना कि वो कर सकता है। आप तो जो आप, लेकिन वो जानता नहीं ना, तो आपने बता देते हैं ना उसको। अरे वो नहीं कर पाएंगे लाख, वो कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती है वो थोड़ी जानते हैं। हाँ, हम लोग को इंटरप्रेट कर दे ना, एक ही कानून है, उसको कभी हम प्लेंटिफ की तरफ से लड़ते हैं, कभी डिफेंडेंट की तरफ से लड़ते हैं।
वकीलों का यही तो खेल होता है। कौन सा पॉइंट हम रेज करते हैं, सामने वाला जान ही नहीं पाता क्या हो रहा है। सही है ना। हमको 45 साल हो गया, जरा तो जानते ही है कि कहाँ दबाना चाहिए। सही सही सही। हाँ। और एक मोटी सी बात है कि यू आर द प्रेसिडेंट फॉर द चेयरमैनशिप। हाँ। और जहाँ पे डिसीजन होगा, मेंबर्स आधे इधर आधे उधर हो जाएंगे, तो आपका वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सही। दिस इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी पे कोई बात थोप नहीं सकता। हाँ। बड़ी खराब पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आके रोज बैठते हैं बड़े बाबू, इनको वहाँ बैठे नहीं चाहिए। तो उठेगा तो फिर बहुत दूर तक जाएगा ना। हाँ सही बात। और इनके पास तो अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको लिख दिया है कि कल्बे जवाद से आप करबला अब्बास बाग और वो क्या है वो इमामबाड़ा जो है गुफरामाब, उसकी ऑडिट रिपोर्ट लीजिए और 2-4 चीजें दी हैं, ये चीजें आप ले लीजिए इनसे। हालांकि शानदार एडवोकेट की बातचीत सार्वजनिक करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वक्फ हित में ऐसा करना ज़रूरी है ताकि वक्फ के डकैतों और लुटेरों के चेहरे से नकाब उतारी जा सके। आप समझ सकते हैं कि पैकर जैसे दलाल जब शानदार एडवोकेट से 1 लाख रुपए की मांग करते हुए नहीं डरते तो वे आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। शानदार एडवोकेट भले ही कानून के जानकार कहे जाएं, लेकिन मेरी नज़र में वे आम मुतवल्लियों से बदतर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून के एक जानकार को जो कार्रवाई करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं की। उन्हें चाहिए था कि वे फ़ौरन पुलिस को 102 नंबर पर फ़ोन करते और घूस मांगने वाले को पुलिस के हवाले करते। ये कदम वक्फ हित में था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये पता चल जाता कि वसूली और दलाली कौन लोग कर रहे हैं और कौन करवा रहा है। इस मामले को लेकर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि जो कुछ हुआ उसे प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन ने पूरे उत्तर प्रदेश में दलालों का जाल फैला रखा है जो दलाली कर रहे हैं। बहरहाल बताया जाता है कि अपने साथ हुए बर्ताव से नाराज़ शानदार एडवोकेट बोरिया बिस्तर लेकर लखनऊ पहुंचे, लेकिन वक्फ बोर्ड में चेयरमैन अली जैदी के चैम्बर में उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि अली जैदी के सामने 420 का उस्ताद और वक्फ की जायदाद पर कब्जा करने वाला बदमाश व दलाल रिजवान मुस्तफ़ा बैठा है और उसकी बगल में गुस्ल खाने का पूर्व मुतवल्ली ताहा बैठा है। शानदार एडवोकेट चेयरमैन से मिलने के लिए 3 घंटा तक उनके चैम्बर के बाहर चपरासी की तरह बैठे रहे, लेकिन चेयरमैन ने उन्हें मिलने के लिए नहीं बुलवाया। बताया जाता है कि दलाल रिजवान मुस्तफ़ा ने मुतवल्ली ताहा की चेयरमैन अली जैदी से सेटिंग करवा दी है। अब प्रशासक शानदार एडवोकेट साहब चक्कर लगाते रहें, उन्हें ना तो खुदा ही मिला और ना ही विसाले सनम। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।